अब हम एक ऐसे क्रूशियल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसने कंफर्म किया कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। We will be looking at the Michelson and Stahl experiment that provided strong evidence for the semi-conservative replication model. जो semi-conservative replication model था, उसका strong evidence किसने provide किया? Michelson and Stahl experiment ने। थोड़ा बैकग्राउंड इसके बारे में समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया। जैसे ही वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, scientists wanted experimental proof to show how DNA really replicates. उनको experimental proof चाहिए था. So Michelson and Stahl designed a clever experiment in 1958 to answer this. अब ये जो एक्सपेरिमेंट था वो इकोलाई के साथ था. Michelson and Stahl used E. coli bacteria for this experiment. मैंने पहले भी बोला हर जगह E. coli फंस जाता है. So बिल्कुल वैसे ही E. coli को ही पकड़ा गया. एंड हियर हाउ दे सेट इट अप. उन्होंने कैसे सेटअप किया? सबसे पहले उन्होंने जो इकोलाई था उसको हैवी नाइट्रोजन N15 में ग्रो किया. दे फर्स्ट ग्रू इकोलाई इन अ मीडियम दैट कंटेन्ड हैवी नाइट्रोजन N15, जिसका जो कि अमोनियम क्लोराइड विथ अ हैवियर नाइट्रोजन आइसोटोप N15. ठीक है, किसके साथ ग्रो किया है? अमोनियम क्लोराइड विथ हैवियर नाइट्रोजन आइसोटोप N15, उसके साथ इन्होंने इकोलाई को ग्रो किया है. अभी जो हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप है N15 was incorporated into the DNA of the bacteria. वो डीएनए के बैक्टीरिया में जाके इनकॉर्पोरेट हो गया. उसकी वजह से क्या हुआ? डीएनए जो है यूजुअली जितना हैवी होता है उससे कुछ ज्यादा हैवी हो गया. दिस टिपिकली कंटेन्स द लाइटर N14 आइसोटोप. उसमें जो टिपिकली जो पहले से होता है वो होता है N14 आइसोटोप, लेकिन अब हमने उसको क्योंकि N15 में ग्रो किया है तो जो डीएनए है वो यूजुअल से ज्यादा हैवी हो गया है. क्यों N15 यूज किया गया? वो तो रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन डेंस है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? इट अलाउज अस टू सेपरेट इट फ्रॉम N14 बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट. तो उससे क्या होगा? नेक्स्ट जो है, आफ्टर सेवरल जनरेशन दे ट्रांसफर दिस बैक्टीरिया टू अ मीडियम कंटेनिंग N14. ठीक है, जो कि विथ लाइटर N14 नाइट्रोजन. Now, any new DNA synthesized would use the lighter N14. Sampling. Now, let us see the sampling DNA over time. Michelson and Stahl took samples of the bacterial DNA at specific intervals like 20, 40, or 80 minutes as the bacteria continued to divide. Each DNA sample was then separated using CSCL density gradient centrifugation, allowing them to observe the density of the DNA molecules in each generation. अब इसका रिजल्ट क्या आया? ऑब्जर्वेशन क्या आया? आफ्टर वन जनरेशन 20 minutes the DNA had hybrid density, meaning it contained one strand with N15 और जो दूसरा था उसमें N14 था. This intermediate density was consistent with the semi-conservative model where each new DNA molecule has one old मतलब heavy strand and one new light strand. अब इसमें हुआ क्या है कि जो ओल्ड स्ट्रैंड था वो तो स्टार्टिंग में जो हमने ग्रो किया वो तो हैवी नाइट्रोजन के साथ था और बाद में जो था वो लाइट नाइट्रोजन था, मतलब जो N14 था. तो इससे जब हमने देखा तो ये पता चला कि हाइब्रिड डेंसिटी देखी गई, यानी कि एक स्ट्रैंड में N15 था और एक स्ट्रैंड में N14 था. तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था वो सही था, क्योंकि एक स्ट्रैंड पुराना है जो कि N15 का होना चाहिए, ओरिजिनल स्ट्रैंड है, और दूसरा वाला लाइट स्ट्रैंड है. ठीक है, अब 2 जनरेशन के बाद क्या हुआ? 40 मिनट्स के बाद जो डीएनए था वो 2 टाइप में मिला. 50% जो थे वो हाइब्रिड डीएनए थे, यानी कि N15 और N14 वाले. 50% लाइट डीएनए थे, N14 एंड N14 वाले. ठीक है, आफ्टर 4 जनरेशन 80 मिनट्स के बाद क्या हुआ कि जितने भी नए जनरेशन थे, जो प्रोपोर्शन था डीएनए हाइब्रिड का वो डिक्रीज हो गया, वाइल द प्रोपोर्शन जो था लाइट डीएनए का वो इंक्रीज हो गया. सो आफ्टर 80 मिनट्स वी वुड सी 1/8 हाइब्रिड डीएनए एंड 7/8 लाइट डीएनए. तो ये सब ये जो हायर डेंसिटी थी वो सेडिमेंट कैसे हो गई? फास्ट. ठीक है, इन सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसर और हैवियर मॉलिक्यूल्स सिंक क्लोजर टू द बॉटम. ठीक है, बॉटम फास्टर अंडर द फोर्स. हियर द डीएनए विथ N15 जो कि हेवियर होगा वो सिंक ज्यादा होगा कंपेयर टू द डीएनए विथ N14 जो कि लाइटर वन है.
नाउ लेट सी द की टेकअवेज, द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। जो एक्सपेरिमेंट था वो कंफर्म करता है कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। जो ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंजर्व्स वन ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड इंक्लूड्स वन न्यू स्ट्रैंड। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट था जो कि जिसे टेलर्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट था वो था विसिया फाबा प्लांट पे। तो फर्दर कंफर्म सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, टेलर और उनके कलीग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि सिमिलर था। उस एक्सपेरिमेंट्स में did a similar experiment in 1958 using विसिया फाबा, जो कि फाबा बीन प्लांट्स होते हैं, with a radioactive thymidine. This experiment in eukaryotic cells, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, also showed the DNA in chromosomes replicates semi-conservatively. This provided strong evidence for the semi-conservative model in both prokaryotes and eukaryotes, solidifying our understanding of DNA replication across different life forms. अब हम बात करेंगे उन मशीनरी और एंजाइम्स की जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डीएनए replicating DNA in cells like E. coli is a highly coordinated and complex system that ensures that genetic information is copied accurately and quickly. क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होना है तो ये चीज बहुत ही एक्यूरेटली होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये हाईली कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। Let's break it down step by step to understand how this works. The role of DNA dependent DNA polymerase. सबसे पहले हम लोग पॉलीमरेज एंजाइम का रोल देखने वाले हैं, जो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो डीएनए पे डिपेंडेंट है डीएनए पॉलीमरेज है, सबसे मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है। ये एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द टू द टू फॉर्म अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जो नया स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, तो कुछ जहां पे रेप्लिकेशन होना है वो जो स्ट्रैंड होंगी दोनों वो सेपरेट हो जाएंगी। ये हो गई ब्लू वाली। अब यहाँ पे ये वाला, तो ये जो ब्लू है वो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, यहाँ पे ये ब्लू ओरिजिनल स्ट्रैंड है, और इसके साथ यहाँ पे जो है नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे जो रेड कलर का स्ट्रैंड बनेगा ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे जो बनेगा वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड होने वाली है सामने की तरफ, वो कौन ऐड करेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ऐड करने वाला है। तो हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट दिस एंजाइम। सबसे पहले इसको टेम्पलेट का रिक्वायरमेंट होता है। टेम्पलेट टेम्पलेट की तरह कौन काम करेगा? ये जो डीएनए जो अनकॉइल हुआ है, सेपरेट हुआ है, जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगी। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है डीएनए का वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। स्पीड और एक्यूरेसी इन ई कोलाई which has a DNA content of about 4.6 million base pair, the entire genome can be replicated in just 18 minutes. ठीक है, तो सिर्फ 18 मिनट्स में पूरा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो सकता है, इतना इसका स्पीड और एक्यूरेसी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ऐड करता है। सी हाउ क्विक इट इज, हाउ लाइक स्पीड देखो सिर्फ इसकी, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये ऐड कर सकता है। इट ऑल्सो एंश्योर हाई एक्यूरेसी सिंस एनी मिस्टेक कुड लीड टू म्यूटेशन, और बहुत ज्यादा एक्यूरेटली अपना काम करता है क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक की वजह से क्या होता है? म्यूटेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट की। जो रेप्लिकेशन होता है जेनेटिकली एक्सपेंसिव, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत एनर्जी चाहिए होती है इसमें। जो द डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो डीएटीपी और डीजीटीपी जो होते हैं, उनके दो रोल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के, क्योंकि वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ईच न्यूक्लियोटाइड हैज टू हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। दोनों कोई भी जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, सिमिलर टू एटीपी, जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं जैसे उनको तोड़ा जाता है, जैसे वो ब्रेक डाउन होते हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क की और डायरेक्शनलिटी की, डायरेक्शन की बात करेंगे।
Since DNA polymerase can only add nucleotides from 5' to 3' डायरेक्शन, जो DNA polymerase है वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकती है, ठीक है। रेप्लिकेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं इस चीज की वजह से। पहला, डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक स्मॉल जो ओपनिंग होती है डीएनए की वहां पे होता है, जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। आप ये देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक फॉर्क की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से डीएनए कॉइल्ड है और यहाँ से डीएनए ओपन हुआ है, ठीक है। तो डीएनए जो यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग हुई है ना, यहाँ पे रेप्लिकेशन होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। वेयर द टू स्ट्रैंड्स सेपरेट स्लाइटली, मतलब दो स्ट्रैंड्स वो स्लाइटली सेपरेट हुई हैं। This is necessary because separating the entire length of the DNA would require too much energy. अगर हम पूरा ही डीएनए खोलने जाएंगे तो बहुत एनर्जी चाहिएगी, तो ये वाला जो चीज होता है ये थोड़ा नेसेसरी होता है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन की। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है ना, जो 3' to 5' ये वाला स्ट्रैंड 3' to 5', ठीक है, टेम्पलेट होगा, जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होता है वो जो है कंटिन्यूअसली होगा, जैसे कि हमने बोला कि ये जो 5' to 3' में ही डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकती है। मतलब अगर सामने की तरफ 3' to 5' होगा तो ये 5' to 3' जा सकती है इस डायरेक्शन में। तो ये कंटिन्यूअसली जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करती जाएगी इन द करेक्ट डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे लैगिंग स्ट्रैंड की, जो कि ये वाली होती है 5' to 3' वाली, ठीक है। रेप्लिकेशन यहाँ पे जो है शॉर्ट और डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स में होता है, जिन्हें कहा जाता है ओकाजाकी सेगमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये 5' to 3' डायरेक्शन है, तो जो डीएनए तो 5' to 3' में डालेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, तो इस तरफ से उसको बाहर की तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे, जो रेप्लिकेशन होगा, वो छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स में होगा, जिनका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये जो फ्रेगमेंट्स है बाद में ज्वाइन किए जाते हैं डीएनए लाइगेज से टू क्रिएट अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अकेले इनिशिएट नहीं कर सकता रेप्लिकेशन को, इट नीड्स स्पेसिफिक सिग्नल एंड सपोर्ट। तो पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जो है शुरू होता है इन द डीएनए कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां होगा वहीं से जो रेप्लिकेशन वो शुरू होता है। इन ई कोलाई देयर इज अ सिंगल ओरिजिन, एक ओरिजिन होता है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दिस एंश्योर्स दैट रेप्लिकेशन बिगिंस इन अ कंट्रोल एंड प्रेडिक्टेबल लोकेशन, ठीक है। कंट्रोल और प्रेडिक्टेबल लोकेशन पे अच्छे से सही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो, उसके लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत जरूरी होता है। रिक्वायरमेंट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब डीएनए जो है इंसर्ट करते हैं हम किसी वेक्टर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करना हो तब, तो इट नीड्स एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू एंश्योर दैट इट कैन बी कॉपीड विद इन अ होस्ट सेल, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है, like us, DNA replication is even more complex, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। occurs only during the S phase of cell cycle। अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो S फेज होता है, सिंथेसिस फेज, वहां पे डीएनए सिर्फ रेप्लिकेट होता है और जो प्रोटीन्स वगैरह जरूरी होते हैं वो सब फॉर्म होते हैं। तो एस फेज में ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज टाइटली रेगुलेटेड टू मेक श्योर इट अकर्स एट द राइट टाइम एंड कोऑर्डिनेट्स विद सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इफ अ सेल रेप्लिकेट्स डीएनए बट सेल बाद में डिवाइड ही ना हो, तो इट कैन लीड टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो फॉर्म होता है वो इसी वजह से होता है कि डीएनए तो रेप्लिकेट हो गया, अब डीएनए तो ज्यादा हो गया है लेकिन सेल डिवाइड ही नहीं हुआ, पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेगा। So this is the basic overview of how DNA replication occurs with the help of a specialized set of enzymes and specific regulatory mechanisms to ensure accuracy and efficiency. This remarkable process ensures that each cell receives an identical copy of DNA during cell division, preserving the genetic code from one generation to the next.
बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जो कि एक फंडामेंटल प्रोसेस है इन जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से कॉपी करके आरएनए को पास ऑन किया जाता है। Let's break it down to understand how it works and why only one strand of DNA is involved in this process. So, what happens in transcription? In transcription, one strand of DNA is used as a template to synthesize a complementary RNA strand. जो DNA के दो strands होते हैं, उसमें से एक strand को as a template use किया जाएगा और वहां पे एक complementary RNA strand synthesize होता है। ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करती है बेस पेयरिंग रूल्स को, जहां पे एक की डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो डीएनए में ए बाइंड होता था टी के साथ, यहाँ पे जो ए है वो बाइंड होगा यूरेसिल के साथ ऑन आरएनए, ठीक है। अगर डीएनए पे ए है तो जो आरएनए होगा वहां पे यूरेसिल आएगा, ना कि थायमिन, ठीक है। However, transcription is different from RNA, DNA replication in few key ways. पहला तो partial copying. Unlike replication where the entire DNA is duplicated, transcription एक ऐसा process है जो सिर्फ copy करता है specific segment of DNA को. This is usually gene or a region that codes for a particular protein. ये जो specific segment होगा वो एक gene होगा या फिर एक ऐसा region होगा जो कोड करता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को। ये पूरे डीएनए को कॉपी नहीं करने वाला है या फिर डुप्लीकेट नहीं करने वाला। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए पे होगा। सिंगल स्ट्रैंड कॉपिंग होगा। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग जस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए known as the template strand. Why only one strand? A natural question arises. Why doesn't transcription copy both strands of DNA? Okay, here's why. Avoiding different sequences. If both strands of DNA were transcribed, they would produce two different RNA sequences. दो अलग RNA sequences produce हो जाएंगे अगर दोनों strand copy होते हैं तो। और remember, complementary strands are not identical. Complementary strands जो है सेम नहीं होते. Each would create a unique RNA molecule. अलग RNA molecule बनेगा. अब ये जो दोनों RNA molecule अगर प्रोटीन्स बनाने जाएंगे तो हमें दो अलग प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे एक ही डीएनए सेगमेंट से, जो कि सेल्स को कंफ्यूज करने का काम करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस जो मशीनरी होगा वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग आरएनए पेयरिंग। अगर दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी हो गए, ठीक है, तो दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे से बाइंड हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए ताकि उसको रीड किया जा सके और उसको ट्रांसलेट किया जा सके प्रोटीन के अंदर। लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा वो तो ब्लॉक कर देगा ट्रांसलेशन को। तो इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो यूजलेस हो जाएगा अगर इस तरीके से चीजें होती हैं। Now let us see boundaries in transcription. Transcription requires specific boundaries to define where transcription begins and ends on the DNA strands. This boundaries allows the cell to focus on copying only the gene of interest, सिर्फ gene of interest, ठीक है, rather than transcribing unnecessary regions. So this is all about transcription. All right, let's take a closer look at transcription unit in DNA. Transcription unit पे थोड़ा एक closer look लेते हैं हम, which is essentially a section of DNA that's transcribed into RNA, जो कि हमें already पता है. This transcription unit is made up of three key regions. ये जो transcription unit होगा ना वो तीन बहुत ही important regions से बना होता है: promoter, structural gene and terminator. मतलब जो भी जीन, जो भी एरिया ट्रांसक्राइब्ड होना है उसके तीन इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। देखते हैं एक एक करके तीनों चीजें होती क्या है। जो प्रमोटर होता है ना वो डीएनए सीक्वेंस होता है जो अपस्ट्रीम यानी कि जो 5' एंड होता है, मतलब शुरुआत में जो जीन की शुरुआत होगी वहां पे ये लोकेटेड होगा। उस जीन, जिस जीन में हम इंटरेस्टेड है उसकी शुरुआत में अपस्ट्रीम इसको जिसको हम बोलते हैं, जो डीएनए का सीक्वेंस है वहां पे प्रमोटर लोकेटेड होता है एट द 5' एंड। इट्स लाइक अ स्टार्टिंग सिग्नल, ठीक है, फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि स्टार्टिंग में आएगा ये, तो ये स्टार्टिंग सिग्नल की तरह काम करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। एक्टिंग एज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ पे रोल होगा ही, बिकॉज हमें आरएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कहाँ करेगा डीएनए पे, कहाँ पे आके बाइंड करेगा, प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करेगा। ये वो एंजाइम है जो आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो ट्रांसक्राइब करती है डीएनए को इनटू आरएनए, ठीक है। कीप इन माइंड, डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्राइब कौन करता है,
आरएनए पॉलीमरेज करते हैं। अब जो प्रमोटर रीजन है ना वो हेल्प करता है डिटरमाइन वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एंड विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल बी यूज्ड एज द टेम्पलेट। तो जहां पे प्रमोटर होगा वो एक सिग्नल की तरह काम करेगा कि ये वो रीजन है, मैं वो रीजन हूँ, मतलब प्रमोटर बोलेगा कि मैं वो रीजन हूँ जहां से आपको मतलब आरएनए पॉलीमरेज को आगे बाइंड होना है और ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको स्टार्ट करना है। उसके बाद प्रमोटर के आगे जो सेगमेंट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो सेगमेंट होता है डीएनए का जो एक्चुअली ट्रांसक्राइब होता है इनटू आरएनए, मतलब जिसकी हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनानी है वो एक्चुअल रीजन। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन नीडेड टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोटीन। उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे कि कौन सा प्रोटीन बनने वाला है। ये जो रीजन होता है is flanked by the promoter at the beginning and the terminator at the end। अब ये रीजन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही आ जाता है हमारा टर्मिनेटर। नाम से ये पता चलता है टर्मिनेटर यानी कि किसी चीज को टर्मिनेट करना है, एंड करना है। टर्मिनेटर जो है वो डीएनए इज अ डीएनए सीक्वेंस फाउंड डाउनस्ट्रीम एकदम एंड में 3 प्राइम एंड में ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। इट्स मेन रोल इज टू सिग्नल द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। एंड करना है ट्रांसक्रिप्शन को। जैसे टर्मिनेटर आएगा आरएनए पॉलीमरेज को समझ जाना है कि अब यहाँ पे मुझे ट्रांसक्रिप्शन खत्म करना है। जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के पास पहुंच जाती है वहां से वो ट्रांसक्राइबिंग स्टॉप कर देगी, ठीक है, और जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं जो कोडिंग होता है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं अपोजिट पोलैरिटीज के साथ। एक जो है 3' to 5' एंड की मतलब 3' to 5' डायरेक्शन में रन करेगा और दूसरा रन करता है 5' to 3' डायरेक्शन में। बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज कैन ओनली वर्क इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 5' to 3' डायरेक्शन में वर्क कर सकता है। इट यूजेस 3' to 5' स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, बिल्कुल आई होप आपको बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए तो दोनों साइड दो उसके स्ट्रैंड्स अपोजिट अपोजिट डायरेक्शंस में रन करती है। 3' to 5' होगा, एक 5' to 3'। अब आरएनए पॉलीमरेज को कौन सी डायरेक्शन में जाना है? 5' to 3', इसलिए उसको कौन सी स्ट्रैंड को चूज करना पड़ेगा? उस स्ट्रैंड को जो 3' to 5' डायरेक्शन में रन कर रही है, तो वो उसे ही एज अ टेम्पलेट यूज करेगा। क्लियर? दिस टेम्पलेट strand is one that the enzyme reads to create complementary RNA sequence. This is very simple. On the other strand जो कि 5' to 3' डायरेक्शन रन कर रही है उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। Here's the interesting part. जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसका सेम सीक्वेंस होता है एज द आरएनए। अब आप समझो कि ये जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में स्ट्रैंड है। ये 5' to 3' है डीएनए का स्ट्रैंड, और इसके अपोजिट में कौन सा होगा? 5' to 3'। ओके, 5 और ये 3। अब जो पॉलीमरेज है उसको 5' to 3' डायरेक्शन में रन करना है, ठीक है। अगर इस तरफ से जा रही है तो वो यहाँ से बाइंड होगी इस स्ट्रैंड पे और यहाँ से जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट करेगी आरएनए मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये होगा 3। अब आप एक चीज समझो, अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, तो इस स्ट्रैंड पे क्या होगा? टी। अगर यहाँ पे जी है तो इस स्ट्रैंड पे क्या होगा? सी। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या होगा? जी। तो अब जो आरएनए पॉलीमरेज है इस आरएनए पे इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस होंगे उनको डालेगी। तो ये जो टी है इसके साथ क्या बाइंड करेगा? ए। यहाँ पे जी सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी। और ये जो जी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आरएनए का स्ट्रैंड बना, ये वाला स्ट्रैंड, ये हूबहू किससे मिलता है? इस कोडिंग स्ट्रैंड से। देखो ए जी जी सी सी, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो यही ये बोलना चाह रहा है कि जो कोडिंग ये वाला जो स्ट्रैंड है जिसपे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो डीएनए टू आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सेम है उस आरएनए से जो कि बन रहा है, ठीक है। the coding strand has the same sequence as the RNA, ठीक है, एक्सेप्ट इट कंटेन्स थायमिन, क्योंकि आरएनए पे जो है थायमिन नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मान लो कहीं पे टी होता तो यहाँ पे ए होता और यहाँ पे फिर से टी आता, तो यहाँ पे टी तो हो नहीं सकता क्योंकि आरएनए है, तो यहाँ पे यूरेसिल आता,
ठीक है, इतना ही इसमें डिफरेंस होने वाला था। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल आरएनए सीक्वेंस। ठीक है, अगर आप टी को यू से स्वैप कर दो तो ये एक्चुअली जो आरएनए बन रहा है उसको रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रैंड, ये वाली। ठीक है, ये वाली जिसपे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। सो ये जो सिंपल एग्जांपल मैंने आपको समझाया उसी से आप ये चीज समझ सकते हैं। अब नोटिस दैट द आरएनए सीक्वेंस इज नियरली आइडेंटिकल टू द कोडिंग स्ट्रैंड बट इट हैज, हाँ जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है, जो आरएनए बनेगा वो बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। सिर्फ डिफरेंस किसका होगा, थायमिन की जगह यूरेसिल होने वाला है। तो हमने जैसे बात की थी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो ट्रांसक्राइब होने वाला है, उसका जो स्ट्रक्चर, उसमें कौन से मेन पार्ट्स थे, तो वो हमने देखे थे प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन था, और उसके अलावा था टर्मिनेटर। तो वो बिल्कुल ऐसे होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो अपस्ट्रीम है वहां पे प्रमोटर होगा जो स्टार्टिंग सिग्नल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे ही आके हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड होगा। उसके बाद आएगा हमारा स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि वो जीन, वो पार्ट जो एक्चुअली कोड करता है फॉर अ प्रोटीन। ठीक है, जो कि हमारा जो मेन आरएनए जो है वो बनाएगा। तो यहाँ से जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और यहाँ पे सिंथेसिस आरएनए का होता जाएगा। अब एक टाइम आएगा पॉलीमरेज को ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पे उसे रुक जाना है, तो एक सीक्वेंस आएगा जिसे बोलते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस, जो कि एक सिग्नल की तरह काम करेगा आरएनए पॉलीमरेज को कि नाउ यू हैव टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, और इसके अपोजिट में क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड एक्चुअली हमारा जो आरएनए बनेगा उसको रिफ्लेक्ट करेगी, एक्सेप्ट यूरासिल। अगर कोडिंग स्ट्रैंड पे कहीं पे थायमिन है तो आरएनए में आपको उसकी जगह यूरासिल देखने को मिलेगा, सिर्फ इतना ही उसका डिफरेंस होने वाला है। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड व्हाट वी मीन बाय अ जीन। जीन क्या होता है? as these terms are foundational in genetics but can sometimes feel a bit complex. सबसे पहले बात करते हैं कि जीन क्या होता है। जीन जो है जीन इज कॉमनली डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपली simply put, it's the piece of DNA that carries the instructions for creating RNA. ठीक है, वो एरिया डीएनए का जिसमें इंस्ट्रक्शन है आरएनए को क्रिएट करने की, और उसके बाद अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगा। ठीक है, विच कैरी आउट द वर्क विद इन अवर सेल। तो जीन बेसिकली क्या है, जीन वो रीजन है जिससे फाइनली जाके प्रोटीन बनेगा। Genes are fundamental because they encode the traits of or characteristics that can be passed from one generation to generation. जीन्स वो फंडामेंटल जीन्स फंडामेंटल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एनकोड करते हैं उन ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि फिर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन की जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। विद इन डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं, द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द सेगमेंट दैट एक्चुअली ट्रांसक्राइब्स इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, डीएनए का वो रीजन जो एक्चुअली ट्रांसक्राइब होना है आरएनए के अंदर। ठीक है, तो उसका तीन हमने देखा था कि तीन यूनिट्स उसमें से प्रमोटर था जहां से स्टार्ट होना है, स्ट्रक्चरल जीन था जो एक्चुअली कोड करता है, और टर्मिनेटर था जहां पे एंडिंग पॉइंट होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जो हमने देखा ना प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। When we examine the structural gene, ठीक है, in the transcription unit we recognize uh, we categorize it into two types based on how many proteins it codes for. मतलब एक जीन, एक स्ट्रक्चरल जीन कितने प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है उसके बेसिस पे हमने उसको दो टाइप में कैटेगराइज किया। किसके बेसिस पे, कितने प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, पहला है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो कि यूकैरियोट्स यानी कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे अंदर भी जो कि कॉमन होता है। ठीक है, एक सिंगल जीन कोड करेगा एक पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन के लिए। मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनो सिंगल, ठीक है, एक जीन एक प्रोटीन, बात खत्म, इतना ही होगा। जब हम बात करते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक की, जो कि प्रोकैरियोट्स में जैसे कि बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या होगा, एक जीन बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा। ठीक है, ईच प्रोटीन कोडिंग सेक्शन ऑफ वन फंक्शनिंग एज इट्स ओन मिनी जीन। ठीक है, तो एक ही जीन से जब बहुत सारे प्रोटीन्स बनने वाले हों तो उसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। बहुत सिंपल था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक जीन्स की।
उसमें हम सिंपली समझेंगे कि एक्सॉन्स क्या होते हैं और इंट्रॉन्स क्या होते हैं। जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात आती है, जैसे कि ह्यूमंस की, जीन्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। दे कंटेन कोडिंग सीक्वेंस नोन एज एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड इंट्रॉन्स। भी ये क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस जो एग्जैक्ट जिसका ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पूरा प्रोसेस होने के बाद एक प्रोटीन, एक रिजल्ट, एक एक्सप्रेशन जिसका निकल के आएगा, ठीक है, जिसका एक रिजल्ट निकल के आएगा, उसे हम कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं और उन्हें एक्सॉन कहा जाता है। प्लीज मार्क दिस, ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्सॉन, ओके, दिस वन। और जब हम बात करते हैं इंट्रॉन्स की, तो वो होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। एक्सॉन, अभी एक्सॉन वो सेगमेंट होते हैं ऑफ द जीन दैट विल इवेंचुअली बी एक्सप्रेस्ड एज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, एक्सप्रेस होंगे, एक प्रोटीन की तरह बन के निकलेंगे। दीज आर रिटेन्ड इन द मैच्योर आरएनए आफ्टर प्रोसेसिंग। जब आरएनए जब बन जाता है, जब उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, तो ये एक्सॉन्स को उसमें बचा के रखा जाता है। अब इंट्रॉन्स जो है वो इंटरवीनिंग सीक्वेंस होती है, मतलब कुछ एक्सॉन्स, जो दो एक्सॉन होंगे उसके बीच का सीक्वेंस होगा इंट्रॉन, इंटरवेनिंग सीक्वेंस होंगे, जिसको आरएनए की प्रोसेसिंग में रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो है कहीं पे भी जो मैच्योर मॉलिक्यूल होगा आरएनए का, उसमें कहीं पे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो किसी प्रोटीन वगैरह के लिए कोड नहीं करते, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। इसलिए जब आरएनए का प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, तब ये जो इंट्रॉन्स होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये पूरा आरएनए है, तो ये कुछ इतना पार्ट जो है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो मान लीजिए कि ये जो पार्ट है, ये इतना, वेट लेट मी चेंज द कलर, दिस इज नॉट विजिबल, हाँ दिस वन, ये जो पार्ट है ये एक एक्सॉन है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये एक एक्सॉन है, ठीक है, ये एक एक्सॉन है, और ये एक एक्सॉन है, ये एक एक्सॉन है, ठीक है। तो ये जो बीच का पार्ट बचा है ना, ये वाला, ये और ये वाला, ये जो बीच का सीक्वेंस है, ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है। इसको जो है बाद में रिमूव कर दिया जाता है, और इनको ही बोलते हैं हम इंट्रॉन्स, ठीक है। और जो ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया है, जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ये वाला, ये होते हैं हमारे एक्सॉन्स। डन। अब दिस अरेंजमेंट ऑफ कोडिंग प्रोटीन्स, कोडिंग रीजन्स are interrupted by non-coding region is called split gene structure। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन के, जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया ना जस्ट अभी, इसको स्प्लिट जीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि यानी कि कोडिंग सीक्वेंस है, बीच में नॉन कोडिंग रीजन भी आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट्स यूनिक टू यूकैरियोट्स एंड इट मीन्स दैट जीन इजंट अ सिंगल uninterrupted stretch of DNA that codes for protein। जीन सिर्फ एक सिंगल अनइंटरप्टेड स्ट्रेच नहीं है डीएनए का, जो सिर्फ प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा, ऐसा नहीं है। उसमें इंटरप्शंस हैं, जिनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, जिनको ट्रांसलेशन से पहले हमें बाद में रिमूव कर देना होता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की और उनके रोल्स के बारे में। जो इनहेरिटेंस होता है एंड एक्सप्रेशन होता है ऑफ अ जीन आल्सो डिपेंड ऑन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस लोकेटेड नियर द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के इर्द गिर्द कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिसे रेगुलेटरी सीक्वेंस बोला जाता है, और इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो इस पे डिपेंड करता है। ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, वो इंक्लूड करता है प्रोमोटर को और अदर रेगुलेटरी रीजन्स को भी, जो कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं कि व्हेन, वेयर, how much of a gene is expressed। Sometimes these regulatory sequences are loosely referred as regulatory gene, ठीक है, इनको regulatory genes भी कहा जाता है। Even though they don't directly code for any RNA or protein themselves, वो किसी भी RNA के लिए, प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, लेकिन स्टिल उनको कभी कभी रेगुलेटरी जीन्स कहा जाता है। Instead, they influence the expression of the gene दे रेगुलेट, जो जीन, जिस जीन को वो रेगुलेट कर रहे हैं, उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसको वो इन्फ्लुएंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। So now let us explore the types of RNA and the process of transcription, both of which plays essential roles in making proteins, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के लिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है मेजरली 3 टाइप के आरएनए होते हैं। पहला एमआरएनए, एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। ये जो आरएनए होता है वो कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम डीएनए
to ribosome where proteins are made. ठीक है, सिंपली है कि भाई ये आरएनए क्या करेगा, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करेगा डीएनए से राइबोसोम तक और फिर उससे प्रोटीन्स बनते हैं. थिंक ऑफ एमआरएनए एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग अ प्रोटीन. एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जिसे देख के, जिसे समझ के प्रोटीन्स बनाए जाएंगे. उसके बाद होता है टीआरएनए एंड हियर द टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर. ये जो टीआरएनए होता है ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको पकड़ पकड़ के लेके आता है राइबोसोम के पास and reads the genetic code on the mRNA, ensure that the right amino acid is added to the growing protein chain. जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, तो जैसे जैसे जो कोड है जो ट्रिपलेट कोड होता है वो रीड होता जाएगा, वैसे वैसे वो अमीनो एसिड को लेके आएगा टीआरएनए और उस पर अरेंज करवाता जाएगा और चेक भी करता जाएगा कि जो चेन है वो सही से राइट अमीनो एसिड ऐड करके फॉर्म हो रही है नहीं. उसके बाद है आरआरएनए. आर स्टैंड्स हियर फॉर राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, ये जो आरएनए होता है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर. ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है और बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में. असेंशियली हेल्प करता है टू पुट टुगेदर द प्रोटीन इटसेल्फ. पूरे प्रोटीन को एक साथ लेके आने में काम करेगा. ये तीनों टाइप के आरएनए जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, जो कि जहाँ पे जो जेनेटिक कोड होता है वो एमआरएनए के अंदर होता है और वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटीन के अंदर. अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है बैक्टीरिया के अंदर. इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है क्रिएटिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए. डीएनए से जो आरएनए बनाने का प्रोसेस है उसमें एक सिंगल पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है. अब देखते हैं कि काम कैसे करता है. पहले होगा इनिशिएशन. क्या होगा, इनिशिएशन होगा. वेट. So first step is initiation. The RNA polymerase binds to the DNA region on the DNA called promoter. DNA पे जो promoter region होगा वहां पे जो polymerase है वो आके bind हो जाएगा और जो कि एक starting signal की तरह काम करता है as we have already studied in the previous slides. उसके बाद क्या होगा, elongation होगा. elongation में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए को एक टेम्पलेट की तरह यूज करेगी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल्स के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स को वन बाय वन ऐड करती जाएगी और आरएनए का जो स्ट्रैंड होगा उसे बिल्ड करती जाएगी. कैसे, बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स. उसके बाद होगा टर्मिनेशन. टर्मिनेशन ऑफ कोर्स टर्मिनेटर के पास पहुंच के होगा. तो जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं वहां पहुंच जाएगी तो वो समझ जाएगी कि अब हमें जो ट्रांसक्रिप्शन उसे खत्म कर देना है, रोक देना है. जो नया आरएनए स्ट्रैंड है वो डिटैच हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा. इंटरेस्टिंगली जो आरएनए पॉलीमरेज है अलोन परफॉर्म कर सकता है इलॉन्गेशन को. इट रिक्वायर्स RNA polymerase can alone only perform elongation. It requires two helper proteins. दो helper proteins की इसको जरूरत पड़ती है. पहला है सिग्मा फैक्टर, ठीक है, जो स्टार्ट करता है इनिशिएशन को, और दूसरा है रो फैक्टर जो कि एंड करता है प्रोसेस को. तो ये दो फैक्टर्स की, दो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है. ये जो फैक्टर्स है वो आरएनए पॉलीमरेज को फोकस करवाते हैं ऑन ईदर स्टार्टिंग और एंडिंग ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेटली. तो सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करवा रहा है, इनिशिएशन करवा रहा है, और रो फैक्टर जो है वो एंड करवा रहा है. Now we will see coupled transcription and translation in bacteria. बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन अकर साइमल्टेनियसली हो सकते हैं. प्रोसेस कॉल्ड कपलिंग, इसे कपलिंग कहा जाता है. सिंस देयर इज नो न्यूक्लियस सेपरेटिंग डीएनए एंड राइबोसोम, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा जो डीएनए को राइबोसोम्स को अलग करेगा. ट्रांसलेशन कैन बिगिन व्हाइल द एमआरएनए इज स्टिल बीइंग ट्रांसक्राइब्ड. तो एमआरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है उतने में ट्रांसलेशन जो है वो शुरू भी हो जाएगा. दिस अलाउज बैक्टीरिया टू मेक प्रोटीन्स क्विकली, जल्दी प्रोटीन्स बनेंगे जो कि उनके रैपिड ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है. ठीक है, तो हमने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपलिंग जो बैक्टीरिया में होता है वो देख लिया है. अब हम आ जाते हैं यूकैरियोट्स. तो इन यूकैरियोटिक सेल्स जो कि ह्यूमंस की तरह होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एडिशनल कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि न्यूक्लियस है एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन डिफरेंसेस होते हैं. यहाँ पे मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज होगा. एक यूकैरियोट में डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जिनका स्पेसिफिक जॉब होता है. पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 हियर इज ये जो है आरएनए पॉलीमरेज 1 मेक्स
rRNA, ठीक है, rRNA जो कि 28S, 18S और 5.8S होते हैं, विच इज पार्ट ऑफ द राइबोसोम, ये राइबोसोम के पार्ट्स होते हैं। देन पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 2, जो कि ट्रांसक्राइब करेगा ट्रांसक्राइब्स द प्रिकर्सर्स टू एमआरएनए, जो एमआरएनए के लिए प्रिकर्सर्स होंगे उनको ट्रांसक्राइब करेगा, जिनको बोलते हैं HNRNA, ठीक है, HNRNA। और HNRNA जो होते हैं वो हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए होते हैं। उसके बाद आता है आरएनए पॉलीमरेज, हाँ ये सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज 3 मैंने पहले हाईलाइट कर दिया। हाँ, तो अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 की, हियर इट इज, ठीक है, ये वाला। ये क्या करेगा, टीआरएनए बनाएगा, 5S rRNA बनाएगा और SNRNA से बनाएगा, जो कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं। और ये वाला जो मैंने आपको बोला आरएनए पॉलीमरेज 2, ये प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का, ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर्स, जो एमआरएनए के प्रिकर्सर्स होते हैं उनको, जिनको HNRNA कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड चीज है वो है आरएनए प्रोसेसिंग की। जो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है इन यूकैरियोट्स, उसमें कोडिंग रीजन भी होगा एक्सॉन, और नॉन कोडिंग रीजन भी होगा जिसे इंट्रॉन बोलते हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। तो आरएनए को फंक्शनल, एमआरएनए को फंक्शनल बनाने के लिए जो सेल होती है वो कुछ स्टेप्स परफॉर्म करती है। जैसे करेगी, स्प्लाइसिंग करेगी। स्प्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है, इंट्रॉन्स को जो है कट कर करके रिमूव कर दिया जाता है, और फिर बाद में जो एक्सॉन्स होते हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मतलब ये देखिए यहाँ पे इफ आई शो यू कि इसमें नहीं नहीं है स्प्लाइसिंग। अच्छा हाँ, अब ये समझ लीजिए, ये वाला जो स्ट्रैंड है इस पे एक्सॉन है येलो कलर वाले, और जो थोड़े डार्क ब्राउन दिख रहे हैं वो इंट्रॉन्स है। तो सिंपली इनको कट कर दिया जाएगा, ये जो इंट्रॉन्स उनको स्प्लाइस करके निकाल दिया जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसको सिंपली ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके का जो स्ट्रैंड है हमको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग क्या होता है, एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड होता है जिसको बोलते हैं मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है, मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको ऐड कर दिया जाता है 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आरएनए को, एंड हेल्प इट टू बाइंड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये चीज जो है वो बहुत जरूरी होती है ट्रांसलेशन के वक्त। जो राइबोसोम के साथ एमआरएनए का बाइंडिंग होता है, तो वो इसकी वजह से होता है, यही सिग्नल करता है उसको, ठीक है। उसके बाद होता है एक और चीज, इसको बोलते हैं टेलिंग। टेलिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, जिसको ऐड कर दिया जाता है 3 प्राइम एंड पे, हियर, ठीक है। इसको पोली ए टेल भी बोलते हैं, क्योंकि एडेनाइन की ए इस तरीके से पॉली एडिनाइलेशन का प्रोसेस होता है ये, जिसमें पॉली ए टेल यानी कि बहुत सारे ए जो है उसके टेल जैसी बना के लास्ट में अटैच कर दी जाती है, फॉर्मिंग अ पॉली ए टेल। दिस स्टेबलाइजेस द आरएनए एंड एड्स इट्स ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द न्यूक्लियस, और इसकी वजह से जो है इसका जो न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हो जाता है। तो ये सब प्रोसेसेस होने के बाद अब आरएनए जो है वो फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए बन चुका है। मतलब जब हम इंट्रोन्स वगैरह निकाल देते हैं, कैपिंग कर देते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन कर देते हैं, जो फाइनली जो बन के निकलता है ना, उसे बोलते हैं हम एमआरएनए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आरएनए क्या होता है। आरएनए में सब कुछ ये होगा, इंट्रॉन होंगे, और जो कैपिंग है, एडिनाइलेशन है, ये सब नहीं किया होगा। लेकिन जब हम कैपिंग कर देते हैं, इंट्रॉन निकाल देते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन कर देते हैं, मतलब पॉली ये टेल जब पीछे लगा देते हैं, तो ये जब सब होने के बाद जो हमारे पास बन के आता है वो एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? These extra steps, particularly the presence of introns and splicing, hint at the ancient feature of our DNA structure that probably traces back to an early stage in evolution known as the RNA world. So, in this period, RNA was thought to be primary molecule carrying genetic information and performing catalytic functions, roles now divided between DNA and proteins. Understanding these processes provides insight into our evolutionary past and the fundamental roles RNA continues to play in the living organism. So I hope आपको जो types of RNA है, जो process है ट्रांसक्रिप्शन का, उसके बाद जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो इसके साथ होते हैं RNA के साथ, और उससे कैसे mRNA बनता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सॉरी, तो कैसे mRNA बनता है वो आपको समझ में आ गया होगा। Now we'll talk about the concept of genetic code.
which is crucial for understanding how cells convert genetic information into protein. हम कब से सोच रहे होंगे कि डीएनए से हमने आरएनए बनाया, आरएनए का स्प्लाइसिंग वगैरह कैपिंग करके हमने एमआरएनए बना दिया। अब एमआरएनए में ऐसा क्या है कि उससे प्रोटीन्स बन जाते हैं, अमीनो एसिड की चेन जो है वो फॉर्म हो रही है और फिर उससे प्रोटीन बन रहा है, तो ऐसा क्या है एमआरएनए में? सो वो हम देखते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जेनेटिक कोड्स। दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, इनटू अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। द जेनेटिक कोड, उसके की फीचर्स की अगर बात करें तो जेनेटिक कोड जो है वो सेट ऑफ रूल्स होता है दैट डिफाइन हाउ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसके जो कोड्स होते हैं, पहली बात तो ये कि जो जितने भी जो जेनेटिक कोड्स हो, ये जो कोड्स होंगे वो ट्रिपलेट्स में होते हैं, ठीक है। एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड बनेगा और वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो कैसे, मतलब क्या रूल्स होते हैं उसके, हम वो अभी देखते हैं। So the genetic code is a set of rules that define how sequence of nucleotide in DNA or RNA is translated into amino acid sequence or protein. Set of rules की तरह काम करता है, उसके कुछ की फीचर्स होते हैं जेनेटिक कोड के। पहली बात तो ये कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक कोड होगा, ठीक है। ईच सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए इज नोन एज अ कोडोन। जो पूरा एमआरएनए होगा उस पे पूरा न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक सेट बनेगा वो एक कोड की तरह काम करेगा। मान लीजिए ये वाले 3 हैं, वो एक कोड है और वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। फिर ये जो 3 है वो एक कोड की तरह काम करेंगे और ये जो 3 है वो एक कोडोन की तरह काम करेंगे। कोडोन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, और ये जो कोडोन होगा वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। सिंस देयर आर 4 पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड, क्या 4 न्यूक्लियोटाइड्स है ना हमारे पास, ए, सी, जी और यू, ठीक है, क्योंकि आरएनए की हम बात कर रहे हैं। तो a sequence of 3 nucleotides can create 64 different combination, ठीक है। तो तीन, अगर हमारे पास 4 है, 4 पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 3 के कोडोन बनाने हैं, तो अगर इस तरीके से हम 3 का कोडोन बनाए तो कितने, इसका फॉर्मूला है 4:3, ठीक है। 4:3, जब हम लोग 4 इंटू 4 करेंगे तो हमें 64 पॉसिबल कोडोन्स मिलते हैं। दिस इज मोर देन इनफ टू कोड फॉर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स दैट मेक अप प्रोटीन्स, और इतना तो बहुत इनफ है 20, क्योंकि अमीनो एसिड तो 20 ही है ना, 20 अमीनो एसिड कोड करने के लिए 64 कोडोन्स तो बहुत है, ठीक है। अब इसमें से जो 61 कोडोन्स है वो अमीनो एसिड के लिए है, ठीक है। 61 कोडोन्स आर फॉर अमीनो एसिड, हियर इट इज। 61 कोडोन्स जो है अमीनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी 3 बच्चे वो क्या करेंगे, वो 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने बात की थी ना टर्मिनेशन की, तो टर्मिनेशन, अभी एंजाइम को कैसे पता चल रहा है कि टर्मिनेशन रीजन आ गया, इन 3 कोडोन्स की वजह से पता चलता है, क्योंकि वहां पे ये कोडोन्स होंगे और इनको रीड करके उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड ऐड नहीं होना है, ठीक है। अ, तो वहां पे जो है टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये 3 कोडोन कौन कौन से है, इनका नाम है UAA, ये वाला UAA, UAG एंड UGA, ठीक है, तीनों को याद रखना है। UAA, UAG, UGA, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडोन्स है। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, स्टॉप सिग्नल देने का काम करते हैं, इसलिए इनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है। यहाँ पे पहुंच के ट्रांसलेशन जो है वो बंद हो जाने वाला है। अब हम बात करते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, जिसको बोलते हैं डीजेनरेसी। जो जेनेटिक कोड होते हैं ना, the genetic code is degenerate, meaning more than one code can code for the same amino acid. मतलब एक अमीनो एसिड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सिस्टीन है, ये सिस्टीन है, इसके अलावा और कहीं पे है नहीं, तो ये दोनों कोड क्या कर रहे हैं, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, लेकिन एक कोडोन जो है एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता है। समझिए,
एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे एक ही अमीनो एसिड के लिए कितने, 4 कोडोन है। यहाँ पे आप देखिए प्रोलीन के लिए, एक ही प्रोलीन अमीनो एसिड के लिए 4 कोडोन है, 4 अलग अलग कोडोन। लेकिन ये जो ये वाला कोड है, मान लीजिए CCU, ये कोड किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड करता हुआ कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं एक अमीनो एसिड के लिए। फॉर एग्जाम्पल बोथ UUU एंड UUC दोनों ही कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, UUU एंड UUC दोनों ही कोड करते हैं फिनाइल एनालिन के लिए। दिस रिडंडेंसी हेल्प्स मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ म्यूटेशन। इसकी वजह से म्यूटेशन जो है बहुत कम हो जाता है। एज चेंजेस इन सम कोडोन्स में नॉट चेंज अमीनो एसिड दे कोड फॉर। ठीक है, नाउ we will talk about contiguous reading. The codons are read in a contiguous fashion. Contiguous fashion में codons को read किया जाता है, meaning there is no space or punctuation mark between them. अभी आप codon देखो, ये रहा, ये है continuous CCU, बीच में कोई punctuation mark, कोई full stop, कुछ भी नहीं होगा, कोई space कुछ नहीं, तीनों कोड कैसे है, साथ में है, continuous है। This the mRNA is reading continuously in triplets to form the protein. उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सलिटी की। तो जो जेनेटिक कोड होते हैं नियरली यूनिवर्सल होते हैं, मतलब के दिस दैट इट इज द सेम अक्रॉस नियरली ऑल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, ह्यूमंस हो, सबके लिए सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर यू है तो वो फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा, ह्यूमंस में भी और बैक्टीरिया में भी। ऐसा नहीं होगा कि बैक्टीरिया में किसी और चीज के लिए कोड करने लगे, किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड करने लगे, ह्यूमंस में किसी और के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म में किसी और के लिए, ऐसा नहीं होगा, ये यूनिवर्सल होता है। एक बार बात हो गई कि यू फिनाइल एलानिन के लिए है तो बात खत्म, फिर चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि मेनली इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड सम प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ में और माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स में थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन नियरली यूनिवर्सल है। ठीक है, उसके बाद एक कोडोन है जिसको बोलते हैं AUG, ये रहा AUG। ठीक है, जो कि मिथियोनिन के लिए कोड करता है। ये जो कोडोन है वो उसको एक इनिशिएटर कहा जाता है। ठीक है, इसका डुअल पर्पस है। पहली बात तो ये कि अमीनो एसिड मिथियोनिन के लिए MET के लिए कोड करता है, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टार्ट कोडोन फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, सिग्नलिंग द बिगिनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। तो इसको जो है स्टार्ट कोडोन बोला जाता है। इसको AUG को स्टार्ट कोडोन बोला जाता है, क्योंकि ये सिग्नल करता है स्टार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन को, बिगिनिंग के लिए सिग्नल करता है। उसके बाद है स्टॉप कोडोन, जैसे मैंने आपको बताया UAA, UAG एंड UGA, हियर दे आर। ओके, तो ये तीन जो है स्टॉप कोडोन्स की तरह काम करेंगे, बिकॉज दे सिग्नल द एंड ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस, इंस्ट्रक्टिंग द राइबोसोम टू रिलीज द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स। अब हम बात करेंगे examples of translating mRNA into amino acids. Let's now practice using genetic codes considering the following mRNA sequence. एक sequence है, wait, मान लीजिए ये वाला सीक्वेंस है। ठीक है, AUG स्टार्टिंग में होगा ही, क्योंकि वो स्टार्ट कोडोन है जो कि मिथियोनिन के लिए कोड करता है। उसके बाद है UUC। ठीक है, तो अगर जो mRNA है उस पे ये सीक्वेंस है, तो अब इसको रीड करना है, तो AUG किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए। तो tRNA किसको पकड़ के लेके आएगा, मिथियोनिन को पकड़ के लेके आएगा, जो ट्रांसफर RNA होता है, और यहाँ पे लाके रख देगा अमीनो एसिड को। फिर उसके बाद है UUU जो कि फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है, तो यहाँ पे आके फिनाइल एलानिन जो कि अमीनो एसिड होती है वो रखेगा। उसके बाद है UUC फिनाइल एलानिन, तो यहाँ पे फिनाइल एलानिन आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, मिथियोनाइन, फिनाइल एलानिन। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब अगर हमें अमीनो एसिड सीक्वेंस पता हो, क्या हम mRNA का जो सीक्वेंस होगा उसे पता कर सकते हैं? हाँ, नियरली पता कर सकते हैं। जैसे कि AUG सबसे पहले है मिथियोनिन अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, तो उसके लिए कौन कोड करता है, AUG, तो वहां पे AUG आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल कोड क्या है, UUU और UUC। तो ऑफकोर्स एक नियरली हमें जो सीक्वेंस हो सकता है वो पता चल जाएगा।
तो जो की कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट करते हैं इस एग्जांपल पे वो देखते हैं। फ्रॉम दिस एक्सरसाइज हमें पता चल गया कि कैसे जो हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जेनेटिक कोड की उसे कोरिलेट कर सकते हैं। अब डीजेनरेसी जो कि मल्टीपल कोडोन्स हो सकते हैं एक अमीनो एसिड के लिए, जैसे कि यूयूसी फिनाइल एलानिन के लिए होता है। उसके बाद ये क्या है, अनएम्बिगुअस है। एक कोडोन जो है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। मीनिंग ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए टू प्रोटीन इज क्लियर एंड प्रिसाइज। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ऐसा हो सकता है कि फिनाइल एलानिन के लिए दो कोड हों, लेकिन वो जो कोड है फिर किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता। मतलब एक ही कोड दो अमीनो एसिड के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं। सो आई होप जेनेटिक कोड क्या होते हैं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।